जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माई वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर की फुल सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो में मैं आपके नेवी एसएसआर एंड एमआर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सभी को क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक एवं पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आसानी से आप इंडियन नेवी में सिलेक्शन पा सके और देश की सेवा कर सके। तो बेसिकली सबसे पहले मैं इसकी डिटेल्स देने के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि इंडियन जो नेवी अपनी एसएसआर एंड एमआर है ये भी अग्निवीर के थ्रू ही आती है। तो इससे एक बात यहाँ पर क्लियर है कि इसकी जो वैकेंसी है यानी नेवी एमआर और नेवी एसएसआर की वैकेंसी वो एक साल में 2 बार आएगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 17.5 से 21 साल तक आप अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एज लिमिट हर बार लिखा कर आती है। साथ ही वहाँ पर 2 डेट्स भी दी होती हैं कि इन डेट्स के बीच अगर आपकी एज लिमिट है तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको नेवी एसएसआर एंड एमआर में डिफरेंस बता देता हूँ कि किस तरह का अंतर होता है। सबसे पहले मैं अगर नेवी एसएसआर की बात करूँ तो नेवी एसएसआर के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। बहुत सारे बंदों का ये डाउट रहता है कि साइंस सब्जेक्ट में तो बायोलॉजी भी आती है, तो फिर बायोलॉजी वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, यानी नेवी एसएसआर के लिए बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आता है नेवी एसएसआर का तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये एक टेक्निकल पोस्ट है, इस वजह से इसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले ही बंदे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी नहीं, मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है या अदर सब्जेक्ट्स है तो आप नेवी एसएसआर के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेवी एमआर के लिए तो नेवी एमआर की जो एग्जामिनेशन होती है वो 10th बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, यानी कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास 12th में मैथ्स हो या ना हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो, आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि नेवी एसएसआर एंड एमआर में क्या डिफरेंस होता है। तो नेवी एसएसआर की अगर बात करूं तो यहाँ टेक्निकल एक पोस्ट होती है। टेक्निकल पोस्ट में बहुत सारे आपको ट्रेड मिलते हैं, जैसे सबमरीन का ट्रेड मिल गया, एयरक्राफ्ट का मिल गया, इस तरह के ट्रेड आपको मिलते हैं। वहीं अगर नेवी एमआर की बात करूं तो नेवी एमआर में आपको कुछ साफ़ सफाई वाले ट्रेड मिलते हैं, साथ ही खाना बनाने वाले, इस तरह के ट्रेड आपको नेवी एमआर में दिए जाते हैं। अब नेवी एसएसआर के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो नेवी एसएसआर का सिलेबस आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस नेवी एसएसआर हो या एमआर हो, दोनों की सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस ही मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ नेवी एसएसआर की तो नेवी एसएसआर में सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं? आपका 25 नंबर की इंग्लिश रहती है, 25 नंबर का आपका मैथमेटिक्स रहता है 12th वाला। उसके बाद में 25 नंबर की आपकी साइंस रहती है। साइंस में आपको 15 से 17 क्वेश्चंस फिजिक्स के देखने को मिल जाते हैं। बाकी अदर भी साइंस में जैसे आप मान के चलिए केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अगर केमिस्ट्री या बायोलॉजी का स्टडी ना भी करें, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से तैयार कर ली है तो आप नेवी एसएसआर का जो पेपर है वो आसानी से क्लियर कर जाएंगे। अब सबसे पहले मेरा नेवी एसएसआर में ही सिलेक्शन हुआ है तो उसके मेरे को ज़्यादा डिटेल्स यानी उसकी ज़्यादा जानकारी है, तो मैं उसकी ज़्यादा जानकारी जितनी भी मेरे पास है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। फॉर्म के लिए आपको एज लिमिट मैंने बता दी है, 17.5 से 21 रहती है। बाकी जो ऑफिशियल फॉर्म आता है उसमें आपकी डेट मेंशंस रहती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए हैं कि 25 का मैथ्स आता है, 25 की इंग्लिश आती है, 25 नंबर की साइंस आती है और 25 नंबर के अपने जीके रियाज आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि 60 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी होती है, जैसा कि एयरफोर्स में होता है उसी तरह की इसमें भी माइनस मार्किंग होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि इसकी जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है, यानी कि अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। मैं अगर इस बार की बात करूँ तो हमारे एमपी की जो कट ऑफ है वो 24 गई है। ठीक है, उसके बाद में अगर अदर स्टेट्स की बात करूं, शायद मैंने छत्तीसगढ़ का भी देखा था, छत्तीसगढ़ की कट ऑफ 10 नंबर पे गई है, यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए 40 नंबर से ज़्यादा किसी भी स्टेट की कट ऑफ इसकी नहीं जाती है। तो ये अच्छा मौका आपके पास है, बस आप माइनस मार्किंग से बच के अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास कोई भी समस्या आने वाली नहीं है।
अब इस बार की ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी एग्जामिनेशन हो जाती है, चाहे वो नेवी एमआर हो चाहे एसएसआर हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम हो जाने के बाद में आपके पास 1 से 1.5 महीने के अंदर ही, यानी कि आप एग्ज़ाम देने के 1 महीने बाद मान लीजिए आपके पास एसएमएस आता है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 2, यानी कि नेवी के फेज़ 2 के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। आपके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं, केवल आपको वहाँ पर फेज़ 2 यानी कि रनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब फेज़ 2 में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। आप ध्यान से एक एक चीज़ को सुनते रहिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो भाई फेज़ 2 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैसेज आया फेज़ 2 का, तो आपको फेज़ 2 में वहाँ पे जाना होता है। सबसे पहले 1600 मीटर की आपकी रेस होती है, 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद में जैसे ही आपकी रेस कंप्लीट होती है, रेस कंप्लीट होने के बाद में आपसे उठक बैठक लगवाई जाती है 20, यानी कि 20 स्क्वाट्स आपसे लगवाए जाते हैं। उसके बाद में आपसे 12 पुशअप लगवाई जाती है। रनिंग में पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाता है और बल्कि 10 सेकंड ऊपर ही दिया जाता है, यानी कि 6:30 का टाइम है तो 6:40 तक भी वो आपको ले लेते हैं। उसके बाद में पुशअप और जो अपना उठक बैठक होता है, उठक बैठक यानी कि स्क्वाट्स में तो ज़्यादा बंदे बाहर नहीं होते हैं, लेकिन पुशअप में कुछ बंदे पोजीशन की वजह से या कुछ बंदे सही ना करने की वजह से बाहर हो जाते हैं। बल्कि वो जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपको पूरी तरह से आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको कोई बाहर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप फिर भी उनके बताने के बावजूद भी अगर गलत करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पुशअप का मैं बताऊं, देखिए कुछ सेंटर्स पर तो पुशअप का चांस 2 बार भी दिया जाता है कि अगर आप एक बार में गलत कर लिया आपने तो आपको सेकंड चांस भी दे दिया जाता है। कुछ सेंटर्स पे नहीं भी दिया जाता है, तो इस तरह का भी डिपेंड करता है। और मैं अगर बात बताऊं कि फेज़ 2 का सेंटर आपको कहाँ पर मिलता है, तो फेज़ 2 का सेंटर वो उनके हिसाब से देते हैं। एग्जामिनेशन का सेंटर तो आपको चूज़ करने का ऑप्शन आता है। जैसे अगर आप मैं अपने एमपी की ही बात करूं, मेरे जहां मैं एमपी से हूं, तो मैंने अपना भोपाल सेंटर डाला था, तो भोपाल सेंटर ही मेरे को एग्जामिनेशन के लिए मिल गया था। लेकिन अगर मैं रनिंग सेंटर की बात करूं तो रनिंग सेंटर वो उनके हिसाब से ही देते हैं। रनिंग के कुछ सेंटर हैं, जैसे अपना कोलकाता हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, मुंबई हुआ, देहरादून हुआ, इस तरह के कुछ सेंटर आपको देते हैं। मेरा फेज़ 2 मुंबई में था। एमपी वाले जितने भी बंदे थे मेरे साथ, सभी का फेज़ 2 यानी सबकी रनिंग मुंबई में थी। महाराष्ट्र वाले बंदों की भी मुंबई में थी। मेरा एक फ्रेंड है यूपी का, उसका फेज़ 2 का सेंटर देहरादून दिया था, ठीक है। तो इस तरह से वो आपके नियरेस्ट स्टेट वाले जो सेंटर है वो फेज़ 2 के लिए दे देते हैं। तो सबसे पहले आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है फेज़ 2 की रनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में वो आपको सीधा ले जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने नेवी एसएसआर से अप्लाई किया था तो एसएसआर की एग्जामिनेशन होगी, एमआर से अप्लाई किया था तो एमआर की एग्जामिनेशन होगी। अब आप पूछेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले आपकी रनिंग और पुशअप वगैरह कंप्लीट होने के बाद में वो आपका बायोमेट्रिक करते हैं। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिठा देते हैं। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिए जाते हैं कि भाई आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ओएमआर शीट पर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो फर्स्ट आपकी एग्जामिनेशन थी, जो आपने क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन दी थी वो कंप्यूटर बेस्ड थी, उसमें माइनस मार्किंग थी। लेकिन ये वाली एग्जाम आपको ओएमआर शीट पर देनी है, गोले डार्क करने हैं और कोई भी डिटेल गलत फिल नहीं करनी है इसमें, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। सिंपली इसी के आधार पर आपकी मेरिट आएगी। मेरिट, इस बात को आप ध्यान रखें कि जो आपकी फर्स्ट एग्जाम है उसमें भले ही आपका स्कोर अच्छा ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो आपकी सेकंड एग्जाम है, जो आपकी फेज़ 2 वाले दिन होगी यानी रनिंग वाले दिन होगी, उसमें आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है ताकि आप फाइनल मेरिट तक पहुँच सके। तो इस तरह से आपको जो आपकी फेज़ 2 वाली एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से देना है। और उसके बाद में आपका जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होता है 1 घंटे बाद, प्रॉपर आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। 1 घंटे के टाइम के बाद में जैसे आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है तो आपको वहाँ से मतलब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ले जाया जाता है और इनिशियल मेडिकल किया जाता है। इनिशियल मेडिकल में कुछ चीज़ें चेक होती है, मैक्सिमम मान लीजिए कि सभी चीज़ें अच्छे से ही चेक होती है, ठीक है। यानी कि आपका उसी दिन सभी चीज़ें होंगी, सेम प्रोसेस, यानी सेम डे सभी प्रोसेस होंगी। पहले आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका मेडिकल भी होगा। लेकिन ये मेडिकल इनिशियल मेडिकल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनिशियल मेडिकल है तो इसका कोई रोल नहीं है। इनिशियल मेडिकल में भी बहुत सारे बंदों को रीमेडिकल दिया जाता है और जिन बंदों को रीमेडिकल दे दिया जाता है उनको 21 दिन का समय दिया जाता है कि आप 21 दिन में कभी भी आ सकते हैं। जैसे अगर बात करूं कि हमारा सेंटर क्या था रनिंग का, तो हमारा रनिंग का सेंटर था कोहली स्टेडियम, जो कि मुंबई में है, आंग्रे मुंबई, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा सेंटर था। तो वहाँ पे जिन बंदों को रीमेडिकल दिया था उन्हें आईएनएस अश्विनी में रिपोर्ट करना था। आईएनएस अश्विनी भी मुंबई में ही है, नेवी नगर में, वहाँ पे रिपोर्ट करना था। अब जिन बंदों को मेडिकल क्लियर हो जाता है उनको तो सीधा भेज दिया जाता है, उन्हें कोई ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड कुछ भी इस तरह का एयरफोर्स जैसा इसमें प्रोसेस नहीं है। ओनली जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है उनसे बोल दिया जाता है कि भाई तुम फिट हो, अब मेरिट का इंतजार करो। और जिन बंदों का रीमेडिकल दिया जाता है उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है और उनको बोला जाता है कि 21 दिन के अंदर आप
जो हमारे सेंटर है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। तो सिंपली आपको अगर रीमेडिकल मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ही होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। बाकी अगर आपका छोटा मोटा पॉइंट है तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर स्किन वाला प्रॉब्लम है तो दिक्कत नहीं है, स्किन वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। लेकिन आइस वाला जो पॉइंट है वो एक परमानेंट रिजेक्शन वाला पॉइंट बन जाता है। आइस वाले बंदों को ज़्यादा बाहर किया जाता है। तो भाई रीमेडिकल जिन बंदों का मिलता है उनका रीमेडिकल वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। जिन बंदों का रीमेडिकल क्लियर हो जाता है उनको बोल देता है कि भाई तुम फिट हो, रीमेडिकल में बोल दिया जाता है कि तुम फिट हो, अब तुम मेरिट का इंतज़ार करो। बाकी जिन बंदों को अनफिट बोल दिया जाता है वो तो बाहर हो ही जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक ये चीज़ होती है कि आप उसके जैसे आपका रीमेडिकल या मेडिकल ख़त्म हो जाता है, उसके 1 महीने के बाद में आपकी मेरिट आती है। मेरिट का इस बार तो क्या किया कि जिन बंदों का मेरिट में नाम आ गया था, यानी जो बंदे मेरिट में आ चुके हैं उनको सीधा मेल कर दिया गया और SMS कर दिया गया कि आप मेरिट में आ चुके हैं। बाकी जो बंदे मेरिट में बाहर हो गए उनको ना कोई मेल किया गया ना कोई मैसेज किया गया। उसके बाद में सीधे वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आपको भेज देते हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में यही चीज़ें होती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी है, तो उस तरह से आपको सभी चीज़ें रेडी करनी होती है। उसके बाद में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में ही कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी करने होते हैं, जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, आपका आप प्रिंसिपल से साइन करवाया हुआ प्री वेरिफिकेशन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ। इस तरह के 4 से 5 फॉर्म आपको तैयार करने होते हैं। उसके बाद में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सभी चीज़ें लेकर INS चिल्का रिपोर्ट करना होता है। जिस भी डेट को वो देते हैं उस डेट को आपको रिपोर्ट करना होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर ट्रेन से या बस से या किसी भी जो चीज़ें हैं उनसे आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको टिकट के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। चाहे बंदों का वहाँ पर देखिए, जहाँ पर आप INS चिल्का में जब रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका फाइनल मेडिकल होगा। ठीक है, फाइनल मेडिकल में या तो आपको रीमेडिकल मिलेगा या आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका वहाँ पर क्लियर हो जाता है, या मान के चलिए कि आप वहाँ पर फाइनल मेडिकल देने गए, ठीक है, और फाइनल मेडिकल आपका वहाँ पर क्लियर हो जाता है, तो सीधे आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। यानी कि ज्वाइन करवा देंगे, आपके जो मोबाइल वगैरह है वो ले लेंगे और आपको बिल्कुल समय नहीं देंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। बाकी जिन बंदों को रीमेडिकल मिलता है उनको घर आने दिया जाता है, उनको 21 दिन का समय दिया जाता है, वो घर आने का टाइम दिया जाता है। जो बंदे वहाँ पर क्लियर कर जाते हैं उन्हें घर भी नहीं आने दिया जाता है। यानी कि आप मान के चलिए आपका अगर मेरिट में आ जाता है नेवी में, तो आप सीधा वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए ही जा रहे हैं। अगर फाइनल मेडिकल में आपका क्लियर हो गया तो आप वहीं पर आपको रुकना होगा। अगर आपका फाइनल मेडिकल में रीमेडिकल मिलता है तो आप घर आएंगे और 21 दिनों बाद फिर से जाएंगे। 21 दिनों बाद आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर आपका रीमेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अगर रीमेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाता है तो आप फाइनली इसमें बाहर हो जाएंगे। अब मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद मैं शुरू से बताना भूल गया था या बता नहीं पाया था। वो चीज़ ये है कि जिन बंदों के पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स था वो बंदे नेवी SSR के लिए और MR के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बंदों के पास मैथमेटिक्स नहीं था वो केवल नेवी MR के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह की चीज़ें हैं कि नेवी में यही सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। तो मैंने होपफुली आपको सभी चीज़ें बता दी होंगी। बाकी अगर इसकी ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें आप मान के चलिए 7 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 5 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 2 से 2.5 महीने की आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद में आपको छुट्टी का टाइम दिया जाता है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 महीने का टाइम दे दिया जाता है। आप 1 महीने तक घर आ सकते हैं और छुट्टी आपकी मना सकते हैं। साथ ही अगर आप पूछेंगे कि मोबाइल का क्या सीन रहेगा, तो मोबाइल आपकी ज्वाइनिंग जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह वहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। आपका मोबाइल वहाँ पर ले लिया जाएगा और आप बोलेंगे कि मुझे घर पर बात करनी हो या कॉल करने देंगे या नहीं, तो वहाँ पर आपका मोबाइल तो सिंपली जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन सैटरडे एंड संडे को आप घर पे बात कर सकते हैं। वो भी वहाँ पर कुछ STD वगैरह होते हैं, उससे आप सिंपली अपने घर पर कॉल करके और बात कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था कि नेवी SSR एंड MR में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।